Good morning students. Welcome to Rush Institute online class 10th फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन, जिसे इंग्लिश में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। इस चैप्टर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट हमने आपको पिछले वीडियो में ही समझाया था। तो लास्ट वीडियो को अगर आप देखे होंगे तो उसमें मैंने ये बताया था कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, अर्थात मुड़ जाती है। तो प्रकाश के मुड़ने की जो घटना होती है उसे प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। हमने रीजन बताया था कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्यों मुड़ जाती है। रीजन ये है कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, ये मुख्य रीजन होता है। तो प्रकाश की चाल अलग अलग रहना ही उसके विचलन का मुख्य कारण बनता है। उसके बाद हम लोग डिस्कस किए थे प्रकाश का सघन माध्यम, प्रकाश का विरल माध्यम। तो दो माध्यमों की तुलना में जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है वह विरल माध्यम होता है, और जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है वह सघन माध्यम होता है। हमने बेसिकली तीन तरह के माध्यम के बारे में डिस्कस किया था, हवा, कांच और पानी। हवा और कांच की बात किया जाए तो हवा में प्रकाश की चाल और कांच में प्रकाश की चाल दोनों को आपको मैंने बताया था, और वहां से हम लोगों ने ये डिस्कस किया था, ये निष्कर्ष निकाला था कि विरल माध्यम कौन है और सघन माध्यम कौन है। आज हम लोगों का टॉपिक रहेगा पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरण किसी आयताकार कांच के सिल्ली से होकर, कांच के स्लैब से होकर गुजरती है, तो देखिए हमें एक आयताकार कांच का स्लैब चाहिए। तो हम यहां से एक आयताकार कांच का स्लैब ले लेते हैं। ये आयताकार कांच है, ए बी सी डी, हमने इसका नाम दे दिया। बाहर में जो माध्यम है वह हवा है और यह जो माध्यम है वह कांच है। तो ये हो जाएगा विरल माध्यम और ये हो जाएगा सघन माध्यम। आपको याद होगा कि मैंने बताया था हवा में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड और कांच में 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो प्रकाश की चाल ज्यादा किसमें है, अधिक किसमें है, तो हवा में है, कम किसमें है तो कांच में, इसलिए विरल माध्यम या सघन माध्यम। अब प्रकाश की किरण जब हवा से चलकर कांच में जब प्रवेश करेगी तो माध्यम चेंज हो रहा है। यहाँ माध्यम विरल है, यहाँ माध्यम सघन है। तो अगर ये कांच नहीं होता तो प्रकाश की किरण को तो सीधे निकल जाना चाहिए था, ये ऐसे, ये सीधे निकलना चाहिए था, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप एक अभिलंब खींच दीजिए तो अभिलंब खींचने के बाद आपको पता होगा कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अर्थात यह प्रकाश की किरण ऐसे आ जाएगी। ठीक है, यह प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ गई, है ना। उसके बाद फिर यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन हुआ। सपोज दैट कि यह ए है और यहाँ पर पॉइंट हम ले लेते हैं, क्या, बी ले लेते हैं। तो ए भी आपतित किरण है, तो बिंदु बी पर प्रकाश का अपवर्तन हुआ। अब यह बिंदु को अगर हम सी ले लें, है ना, तो यहाँ पर फिर एक अभिलंब खींच दीजिए। तो यह अभिलंब खींचिएगा तो देखिए कि प्रकाश की किरण
अब सघन से किस में जाएगी, विरल माध्यम में जाएगी, तो यह अभिलंब से दूर हो जाएगी, अर्थात ये ऐसे हो जाएगी, है ना। यानी कि यह आपतित किरण के समांतर, आपतित किरण के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, है ना। तो देखिए ये है आपतित किरण, ये सीधा कौन है, ये ऐसे जो है डॉट डॉट लाइन के बाद ये आपतित किरण है, और ये कौन सा किरण है, CD क्या है, निर्गत किरण। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो यह लांबविक दूरी बना, यह परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना, इसी लांबविक दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। फिर से हम लोग समझते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी आयताकार कांच की सिल्ली से होकर गुजरती है, तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम लोग पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। फिर से समझते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी आयताकार कांच के सिल्ली से होकर गुजरती है, तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की दूरी, लंबवत दूरी को, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ठीक, आपको यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद ये पार्श्विक विस्थापन कौन कौन से फैक्टर पर निर्भर करता है, इसे हम लोग समझेंगे। तो यह पार्श्विक विस्थापन मुख्य रूप से दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला कि अगर आयताकार कांच की सिल्ली की चौड़ाई यानी कि इसकी मोटाई को अगर हम बढ़ा देंगे तो पार्श्विक विस्थापन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि यह और नीचे आ जाएगा और नीचे आ जाएगा तो यह दूरी क्या होगा, और बढ़ जाएगा। दूसरी बात कि आपतन कोण का मान, ये जो आपतन कोण देख रहे हैं, इस आपतन कोण के मान को अगर हम बढ़ाएंगे तो पार्श्विक विस्थापन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो पार्श्विक विस्थापन किस स्थिति में बढ़ेगा, पार्श्विक विस्थापन किस स्थिति में बढ़ेगा, तो आयताकार कांच की सिल्ली की चौड़ाई, आयताकार कांच की सिल्ली की चौड़ाई अधिक होने पर पार्श्विक विस्थापन का मान अधिक होगा, पहला। दूसरा में क्या है कि आपतन कोण का मान अधिक होने से पार्श्विक विस्थापन का मान भी क्या होगा, अधिक होगा। तो ये हमारा कंसेप्ट था पार्श्विक विस्थापन के बारे में। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं अपवर्तनांक के बारे में, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो देख लेते हैं। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो ये देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो किसी माध्यम की वह क्षमता, किसी माध्यम की वह क्षमता जिस क्षमता से वह प्रकाश की किरण को मोड़ सकता है, वही उसका अपवर्तनांक कहलाता है। तो अपवर्तनांक क्या है, तो किसी माध्यम की क्षमता है। अपवर्तनांक क्या है, तो किसी माध्यम की वह क्षमता है जिससे वह प्रकाश की किरण को मोड़ सकता है, प्रकाश की किरण को विचलित कर सकता है। तो कहने का अर्थ यह है कि जिसके पास विचलित करने की क्षमता ज्यादा होगी, जिस माध्यम के पास यह क्षमता ज्यादा है कि वह प्रकाश की किरण को अधिक मोड़ सकती है, उसका अपवर्तनांक भी अधिक होगा। समझ में आ गया आपको कि वह माध्यम जो प्रकाश की किरण को अधिक मोड़ सकती है, जो प्रकाश की किरण को अधिक विचलित कर सकती है, अर्थात उसके पास विचलित करने की क्षमता अधिक होगी, तो उसका अपवर्तनांक भी क्या होगा, अधिक होगा। तो अगर कोई पूछे हमसे कि सर अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो हमारे पास दो तरीका है इसे डिफाइन करने का। पहला तरीका क्या है कि अपवर्तनांक किसी माध्यम की वह क्षमता है जिससे वह किसी प्रकाश की किरण को विचलित कर सकता है, अर्थात मोड़ सकता है, ठीक है। दूसरी बात कि शून्य में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को, ध्यान से सुनिएगा, शून्य में प्रकाश की चाल और
माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो हमारे पास दो तरीका है इसे डिफाइन करने का, दोनों में से जो भी आपको याद रहे उस तरीका से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा एक वेल डिफाइंड डिफिनेशन होना चाहिए कि शून्य में प्रकाश की चाल, है ना, शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, और क्या हो जाएगा, है ना, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को, अगर शून्य में प्रकाश की चाल अगर c है, ठीक है, c है, और माध्यम में प्रकाश की चाल अगर हम कहते हैं कि c1 है, तो यह दोनों का जो अनुपात है, इसी अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम कहेंगे इसी अनुपात को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं, जिसे, है ना, ABCD का स्मॉल लेटर n से इंडिकेट किया जाता है ना। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग इसे म्यू से भी दर्शाते हैं, म्यू या n, दोनों में से जो लेटर आप यूज करना चाहते हैं उसका यूज कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। तो अपवर्तनांक क्या है, तो शून्य में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। मान लेते हैं कि अगर हमें कांच का अपवर्तनांक निकालना है ना, कांच का अपवर्तनांक, है ना, किसका अपवर्तनांक निकालना है, तो कांच का अपवर्तनांक निकालना है। तो कांच का अपवर्तनांक निकालने के लिए शून्य में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल निकालिए। तो शून्य में प्रकाश की चाल कितना है, तो आप कहिएगा कि सर इसमें प्रकाश की चाल है 3 लाख किलोमीटर, है ना, पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, बटा अगर कांच में प्रकाश की चाल कितना है, तो ये है 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो अगर हमें यहाँ से ये दोनों का अनुपात अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 यानी कि 1.5। अब ये देखिए किलोमीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, यानी कि अपवर्तनांक की कोई, है ना, बीमा तो आपको अभी नहीं पढ़ना है, हम ये बता रहे हैं कि अपवर्तनांक एक ऐसी राशि है जिसका कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि यह दो समान राशि का अनुपात है, इसीलिए इसके पास कोई मात्रक नहीं होता है। तो कांच का अपवर्तनांक कितना निकला, 1.5। उसी तरह से अगर कहा जाए कि पानी का अपवर्तनांक निकालिए, है ना, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं पानी का अपवर्तनांक। ये दूसरा नंबर में हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं किसका, पानी का अपवर्तनांक। पानी का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, है ना। तो पानी का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, तो शून्य में प्रकाश की चाल, तो शून्य में प्रकाश की चाल कितना है, तो शून्य में प्रकाश की चाल है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, और पानी में प्रकाश की चाल कितना है, तो 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर हम ये दोनों का रेशियो निकालेंगे तो यह रेशियो आ जाएगा 4/3। ये कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। और 4/3 कहने का मतलब कि ये आ जाएगा हमारा 1.33, ठीक है। तो ये आ गया पानी का अपवर्तनांक। तो अब आप समझ रहे हैं कि ये पानी का अपवर्तनांक है और यह कांच का अपवर्तनांक है। तो दोनों आपके पास है, Ng का वैल्यू और Nw का वैल्यू, यानी कि कांच का अपवर्तनांक और पानी का अपवर्तनांक दोनों को हमने निकाल लिया। अब बताइए कि किसका अपवर्तनांक कम है और किसका अपवर्तनांक ज्यादा है। तो आप कहोगे कि सर यहाँ से कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो ये वैल्यू ज्यादा है और ये वैल्यू कम है, ठीक है। तो अपवर्तनांक किसका ज्यादा, तो अपवर्तनांक कहेंगे कांच का ज्यादा है और पानी का कम है, ठीक है। अब यहां से निष्कर्ष क्या क्या निकलेगा, आपने क्या क्या यहां से सीखा,
कांच और पानी किस में प्रकाश की चाल अधिक है? तो देखिए पानी में प्रकाश की चाल अधिक है, लेकिन पानी का अपवर्तनांक क्या है? कम है। तो यहां से निष्कर्ष क्या निकलता है कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी। दो माध्यमों की तुलना में, कितने माध्यमों की तुलना में? तो दो माध्यमों की तुलना में जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम है उसका अपवर्तनांक अधिक होगा, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक है उसका अपवर्तनांक जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक है उसका अपवर्तनांक कम होगा, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल है ना कम है उसका अपवर्तनांक अधिक होगा। तो दो तरीका से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अपवर्तनांक दे देगा, प्रकाश की चाल पूछेगा। ठीक है, तो यहां से देखिए कांच का अपवर्तनांक पानी का अपवर्तनांक दे दिया, ये कह रहा है कि कांच का अपवर्तनांक ज्यादा है, पानी का अपवर्तनांक कम है, आपसे प्रकाश की चाल पूछ देगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि कांच का अपवर्तनांक ज्यादा तभी होगा जब इसमें प्रकाश की चाल क्या है? कम है। तो यानी कि स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल किसमें? ग्लास में, और फिर प्रकाश की चाल किसमें? तो हम कहेंगे पानी में। किसमें ज्यादा है? तो प्रकाश की चाल पानी में अधिक है, और प्रकाश की चाल है ना ये किसमें कम होगा? तो कांच में कम होगा। तो अब आप यहां से समझ रहे हैं कि अपवर्तनांक क्या होता है। दूसरी बात कि सघन माध्यम और विरल माध्यम, इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि प्रकाश का सघन माध्यम कौन है और प्रकाश का विरल माध्यम कौन है। अपवर्तनांक दे दे और पूछेगा कि यह दोनों में सघन माध्यम कौन है और विरल माध्यम कौन है, तो आप यहीं से समझ लो ना, कांच है और पानी है, किसका अपवर्तनांक ज्यादा है? तो हम कहेंगे कि सर कांच का अपवर्तनांक ज्यादा है और पानी का अपवर्तनांक कम है। दोनों में सघन माध्यम कौन है? तो हम कहेंगे कि सर ये सघन माध्यम है ना, ये कौन सा माध्यम है? तो ये है सघन माध्यम। ये कौन सा माध्यम है? तो ये है विरल माध्यम। तो यहां से एक और कंसेप्ट हमने सीख लिया, दो माध्यमों की तुलना में जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा वह प्रकाश का सघन माध्यम होगा, और जिसका अपवर्तनांक कम होगा वह प्रकाश का विरल माध्यम होगा, है ना। तो इतनी बात आपको समझनी है किसमें? अपवर्तनांक के बारे में। फिर से समझ लीजिए अपवर्तनांक क्या है। तो अपवर्तनांक किसी माध्यम की वह क्षमता है ना, जिससे वह किसी प्रकाश की दिशा को मोड़ सकता है। दूसरी बात कि शून्य में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अपवर्तनांक एक मात्रकहीन राशि है, इसके पास कोई मात्रक नहीं होता है, कोई यूनिट नहीं होता है। जैसे कांच का अपवर्तनांक निकालना है तो क्या करेंगे? तो शून्य में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल। पानी का अपवर्तनांक निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? शून्य में प्रकाश की चाल और पानी में प्रकाश की चाल। तो दो माध्यम का अपवर्तनांक निकाल के हमने अपवर्तनांक से ही सीख लिया कि जिसका अपवर्तनांक ज्यादा है उसमें प्रकाश की चाल क्या है? जिसका अपवर्तनांक ज्यादा है ना, तो जिसका अपवर्तनांक ज्यादा है उसमें प्रकाश की चाल कम है, उसमें प्रकाश की चाल कम है। ऐसे भी देख लो ना कि अगर ये रेशियो का मान अधिक होने के लिए डिनोमिनेटर का मान कम होना चाहिए। तो इतनी बात आपको समझ में आ गया। इसके बाद एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? तो आप कहोगे कि सर हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है 2.42। हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है 2.42। तो हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इस कथन का क्या तात्पर्य है? तो इस कथन का तात्पर्य है कि इस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, अर्थात प्रकाश की किरण सबसे अधिक विचलित किसमें हो जाती है? हीरे में हो जाती है। ठीक है, तो आज के क्लास में आपने दो टॉपिक के बारे में सीखा। पहला पार्श्विक विस्थापन क्या होता है और दूसरा अपवर्तनांक क्या होता है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि आप ये दोनों टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कीजिए और
इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास जो भी बुक है उस बुक को आप स्टडी कीजिए, और स्टडी करने के बाद भी अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम इसको क्लियर कर सके। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।